गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार है, बायोलॉजी का टॉपिक है। कोशिका के बारे में देखेंगे हम ज़रा, ठीक है ना। कोशिका के बारे में देखेंगे। यहाँ हम कोशिकाओं के प्रकार देखेंगे और पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे। हालांकि और भी कोशिका के पार्ट है, लेकिन वह जो है थोड़े टाइम बाद ले आऊँगा, जिसमें मैं आपको पादप कोशिका के में कितने उसके जो है भाग हैं, उनका क्या क्या कार्य है वो बताऊंगा, और किस तरह से कोशिका में विभाजन होता है वह आएगा, तो उसका एक अलग से टॉपिक आएगा। लेकिन फ़िलहाल आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सवालें बनती हैं, कई एग्ज़ामों में बनती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैं काफ़ी जानकारी आपको देने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि आपके पास सारा मैटर आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है बात। तो चलिए यार हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बस, ये थोड़ी टेबल साइड कर दूं मैं अपनी, मुझे डिस्टर्ब करती है कभी कभी, ठीक है। तो चलें शुरू करें अपना लेक्चर। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, है ना। और जितना लोग शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अच्छा कमेंट करिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं, है ना। शुरू करते हैं, चलिए। देख ही रहे हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं उसको आगे स्लाइड में आपको बताता हूँ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। कोशिका, सेल, है ना। कोशिका, यहाँ से पहले जो इससे बनने वाले सवाल हैं वो जरा देख लेते हैं। कोशिका विज्ञान जो होती है, सेल कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान को एक नाम दिया जाता है, वह क्या नाम है उसका? साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। याद रखिएगा, यह नाम पूछ लिया जाता है। कोशिका के अध्ययन को, या कोशिका अध्ययन को, अध्ययन भी बोल लीजिए आप, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है मेरे भैया? साइटोलॉजी कहलाता है। एक सवाल तो आपको यही से बन जाएगी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, सर्वप्रथम शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना। शब्द प्रयोग जो सबसे प्रथम द्वारा किया गया था वो आप लोग को पता है किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने ही किया था 1639, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। क्लियर है बात? रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। और ये थोड़ा सा ईयर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ईयर जो है आपका 65 है, ठीक है। आगे ज़रा देखिए, मैं यहाँ से और कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोशिकाओं का विभाजन से पहले कोशिका से जो है और क्या बन सकती हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे यह किस में पढ़ी जाएगी? जो यहाँ हम सेल की बात कर रहे हैं, ये हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? ज़रा कमेंट सेक्शन में जल्दी लिख के बताइए। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। जल्दी लिखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एरिस्टोटल, अरस्तु, इनको अरस्तु ऐसे कहा जाता है, अरस्तु। ठीक है। तो जीव विज्ञान के जो पिता जो है किसको कहा जाता है? फादर किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल महोदय को कहा जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल महोदय को कहा जाता है। बॉटनी जो आता है आपका, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति, इसके कौन है? थियोफरेटस, थियोफरेटस है, ठीक है। बॉटनी के कौन है पिता? ये जानबूझ के मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। वन लाइनर से ये पूछे जाते हैं। इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है।
कोशिका जो है बायोलॉजी में अगर देखते हैं तो इसके जो पिता हैं वो कौन है, एरिस्टोटल है, अरस्तु है। और वहीं अगर वनस्पति जगत के देखें तो कौन है, वह है थियोफ्रास्टस है। कौन है, थियोफ्रास्टस है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सारी बात समझ में आई है। पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी, या कोई नहीं अगर हो पा रहा है तो आप इसको क्या काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने, इन्होंने यह दिया था कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। और इसमें इन्होंने क्या बताया है वह जरा सुनिए। इन्होंने यह बताया है कि किसी भी पदार्थ की जो मूलभूत इकाई है, या किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई और मूलभूत इकाई है जिससे संरचना स्टार्ट होती है, वह कोशिका ही होती है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी इज सेल, ठीक है। जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है ना, वह किसी जीव की, वह क्या है, वह कोशिका है, सेल है, ठीक है बात। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। शुरुआत में ये मैं बहुत डीप में आपको लेके चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर पीडीएफ लगा करके भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखो, ये है, देख लो, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको ये पूरी जानकारी देखिए, यहाँ पे एक एक सवाल लिखी हुई है। कोशिका सिद्धांत, बायोलॉजी के फादर, शब्द का प्रयोग, कोशिका विज्ञान, बॉटनी के फादर, देख रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा उसमें, और ये उसी को समझ में आएगा जो लेक्चर किया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं ज़रा। शुरुआती दौर में कोशिकाओं को दो प्रकार से बांटा गया। शुरुआती दौर में कोशिकाओं को दो प्रकार से बांटा गया। आप ऐसे समझिए, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। जो कोशिका है, कोशिका को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कोशिका को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप ज़रा देखिएगा, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, एक कोशिका, और बहुकोशिकीय, है ना, बहुकोशिकीय। इसको दूसरे नाम में देखें तो क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनको अच्छा लग रहा हो वही देखें, बाकी लोग जानते ही हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। यूकैरियोटिक, ठीक है। आद्य कोशिका बोलते हैं इसको, आद्य कोशिका। और यह है पूर्ण विकसित कोशिका। अभी समझा रहा हूं, पूर्ण विकसित कोशिका। ठीक है। तो यहां पर कोशिका को देखिए जरा, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, दो हिस्सों में। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक भी बोलते हैं, आद्य कोशिका, प्रोकैरियोटिक। और बहुकोशिकी में आ जाइए तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका क्या, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जो सिंगल सेल है वह यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और जो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं, उनको यूकैरियोटिक में रखा जाता है। बात समझ में आई। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कोशिका को। अब इससे सवाल क्या बनती है वो जरा देखते हैं। पहली तो यही बन जाएगी कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय है, या प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय। एक तो सवाल यहां से बन गई। इसके बाद बेसिक इनके अंतरों के ऊपर चलते हैं हम लोग, और जरा उन अंतरों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखता हूं प्रोकैरियोटिक, थोड़ा अंग्रेजी शब्द यहां ज्यादा इस्तेमाल करूंगा यार मैं,
इसका अंग्रेजी में पीछे हिंदी बता चुका हूं, प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पर है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, साथ में बने रहिए बस। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, जरा अंतर देखना चालू करते हैं सब में, ठीक है, सब में जरा अंतर देखना चालू करते हैं कि क्या क्या अंतर बेसिकली इसमें रहता है, ठीक है, क्या क्या इसमें बेसिक अंतर रहता है वह जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अंतर जो मेन अंतर है वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। मिलेगा नहीं भैया जल्दी, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है और उसमें क्या होता है मेरे भैया, पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, इसमें पाया जाता है, और एक में क्या होता है, एक में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब जरा आगे देखते हैं यह क्या हो रहे हैं, जरा देखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ क्या है, मैं यहीं पर स्टार बना करके लिख भी रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहो। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक हाईली बेसिक प्रोटीन होता है, हाईली बेसिक प्रोटीन होता है, अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होता है। ऐसे लिख दे रहा हूं इसकी हिंदी, अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होता है, अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होता है। कोशिश करता हूं तेज लिखता हूं, अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, यह पहली बात तो मौजूद कहाँ रहता है, नाभिक में मौजूद रहता है, नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक में मौजूद रहता है, ठीक है ना। कहाँ रहता है, नाभिक में मौजूद रहता है। और इसका जो कार्य है, यह क्या काम करता है कि यह न्यूक्लियोसोम, ये अंग्रेजी में ही आपको याद रखने पड़ेंगे, न्यूक्लियोसोम नामक संरचनात्मक इकाइयों को डीएनए में व्यवस्थित करता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम नामक संरचनात्मक इकाइयों को क्या काम करता है, क्या काम करता है, यह क्या करता है, डीएनए में व्यवस्थित करता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसोम नामक संरचनात्मक इकाइयों को, संरचनात्मक, ये मिलेगा नहीं भैया, संरचनात्मक इकाइयों को कहाँ पर, डीएनए में व्यवस्थित करता है, डीएनए में विधिवत रखता है, ठीक है ना। क्या काम करता है, डीएनए में विधिवत इनको सजाता है, ठीक है। आप भी बोर मत होइए, मैं बस इतना मैंने अभी तक समझाया है कि दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। जो पहला अंतर, जो मेन अंतर देखा जाता है वह यह देखा जाता है, एक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, दूसरे में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, एक अत्यधिक क्षारीय प्रोटीन होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, उस सेल की, उस कोशिका की नाभिक में पाए जाते हैं, अत्यधिक क्षारीय होते हैं। और यह क्या काम करते हैं, न्यूक्लियोसोम नामक संरचनात्मक इकाइयों को डीएनए में क्रमबद्ध सजाते हैं, उनको रखते हैं क्रम बाई क्रम, ठीक है। यही न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, मतलब इसी हिस्टोन से क्रोमैटिन का भी निर्माण होता है, जो आगे चल के क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं, जो आगे चल के क्या बनते हैं मेरे भैया, गुणसूत्र बनते हैं। तो क्या यहाँ तक सारी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। क्या यहाँ पर सारे जो है समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो
क्रोमैटिन, यही से क्रोमैटिन का निर्माण होता है। क्रोमैटिन ही आगे चल के किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जिसको गुणसूत्र कहा जाता है। जब मैं आपको पादप कोशिका और डीप में पढ़ाऊंगा, अभी एक लेक्चर लूंगा उसका, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा किस तरह से गुणसूत्रों का वहां निर्माण हो रहा होता है। तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि एक में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाए। मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा इतना बता रहा हूं, ठीक है, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं वो गेन कर पाए, ठीक है। बाकी लोगों से मेरा कोई वास्ता है नहीं इतना। तो यहां पर एक पहला पॉइंट हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का यह पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देखते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। अब यहां पे तो जगह थोड़ी सी कम मिल रही है। दूसरा देखता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लोगे सब लोग? स्क्रीनशॉट लोगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो जरा, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो यहीं पे अंतर लिखना है। चलो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। इधर वापस प्रोकैरियोटिक लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रोकैरियोटिक और इधर क्या है? यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब चलिए आगे जरा देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा है। कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है, किसकी बनी रहती है यह, या किसकी बनी रहती है भैया? कोई बताएगा किसकी बनी रहती है? यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है। कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी रहती है? वह बनी रहती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी रहती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी रहती है। लेकिन इसके केस में किससे बनी रहती है? जो कोशिका भित्ति रहती है वह सेलुलोज से बनी रहती है। कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है? सेलुलोज से बनी रहती है। किससे बनी रहती है? सेलुलोज से बनी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंतर पे चलें हम लोग। नेक्स्ट अंतर पे चलते हैं, जरा देखिएगा मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। लाइसोजोम, ठीक है, लाइसोजोम और केंद्रक एब्सेंट रहता है। लाइसोसोम और केंद्रक, न्यूक्लियस, क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम और प्लस आपका न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या थैली, है ना, सुसाइडल बैग्स, आत्महत्या थैली। आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है? आपका किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को ही बोला जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। आगे जरा देखिए, जो डीएनए इसमें पाया जाता है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ये एक गुणित होता है, एक गुणित मिलता है। क्या होता है? एक गुणित, सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? एक गुणित का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड। आपने डीएनए देखा होगा ना, इस तरह का रहता है, देखे होंगे इस तरह से। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये डबल स्ट्रैंडेड है, और ये इस तरह से है। अगर यह सिंगल स्ट्रैंडेड है तो यह इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक।
तो यहाँ पे डीएनए मौजूद रहता है। डीएनए का देखिए फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसकी खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक महोदय ने की थी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर पॉइंट्स जो हैं, जो देखिए जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, और आप देख रहे हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड ये होता है, डबल स्टैंडर्ड ये होता है, ठीक है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया है आपका, वाटसन एंड क्रिक ने। तो लाइसोजाइम और न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, पर प्रोकैरियोटिक में यह प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में यह प्रेजेंट नहीं होता है। क्या बात सभी लोगों को समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं, बहुत जरूरी है। वापस प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, देखिए नेक्स्ट अगर देखें इसका उदाहरण देखें तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो होता है फोटोसिंथेसिस कहते हैं इससे, जिसको जिसमें भोजन निर्माण होता है, पौधे भोजन निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है आप जरा देखिए, यह थैलेक्वाइड द्वारा किया जाता है, थैलेक्वाइड द्वारा, थैलेक्वाइड द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस रहता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण, वो किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। हरित लवक किसके द्वारा किया जाता है मेरे भैया, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है, जिसको प्लीज नोट करते चलिए आप लोग, प्लीज नोट करते चलिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। आगे जरा देखते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। अच्छा मैंने शायद आपको बता दिया, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया है कि केंद्रक जो है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है और उसमें होता है, एक में एब्सेंट होता है एक में होता है, ठीक है। चलिए जरा आखिरी इसके एग्जाम्पल जरा देखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके उदाहरण है। बैक्टीरिया मतलब जैसे आप समझ लें जीवाणु, जैसे ई कोली है ना, ई कोली सुने होंगे। कई और स्पाइरल शेप्ड आते हैं, स्पिरिला, स्पाइरल शेप के आते हैं, ये सब इसके प्रकार हैं एक्चुअली। कोकाई, COCCI, रॉड शेप, रॉड शेप के आते हैं, ठीक है। ये इसके टाइप होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, यह किसके एग्जाम्पल है, आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है मेरे भैया, प्रोकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक के अगर एग्जाम्पल देखें तो आप प्लांट सेल, पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका, एनिमल सेल है ना, एनिमल सेल। प्लांट सेल को पढ़ाने के लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर में लूंगा, और देखता हूं कब लेता हूं, लेकिन लूंगा ज़रूर, ठीक है, लूंगा ज़रूर। आप लोग प्लीज़ यार एकदम मन बना करके बैठेंगे और जो चीज़ें लिख रहा हूं उसको समझने का ज़रूर प्रयास करिए, ठीक है। समरी चलती, आप लोग को मालूम है कि बायोलॉजी वगैरह ऐसी चीज़ है यार, आप बीएससी का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप थैलेक्वाइड क्यों ही होता है, क्यों नहीं होता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, प्लीज़, ठीक है। आपको अगर अपना कैरियर बनाना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट से मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है।
हिस्ट्री वाला भी कर रहा होता है, हिस्ट्री से जो पीएचडी कर रहा होता है वो भी हिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री से जो मास्टर्स कर रहा होता है वो भी क्या पढ़ रहा होता है, हिस्ट्री पढ़ रहा होता है, हिस्ट्री से जो बीए कर रहा होता है वो भी पढ़ रहा होता है, इंटर वाला भी पढ़ रहा होता है, लेकिन सबका पढ़ने का लेवल और कंटेंट सीमित होता है। ठीक है, आप पूरी साइंस पढ़ना चाहो, बात समझ रहे हैं ना आप, कोई मतलब का नहीं है, वो उन्होंने जनरल साइंस बोली हुई है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उतना देखना है ना। तो चलिए, ये एक बात हो गई आपकी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आद्य कोशिका पूर्ण विकसित कोशिका में अंतर की बात हो गई। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वह है क्या, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप बहुत ढेर सारे बता सकते हैं, लेकिन जो 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछ लिए जाते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करूंगा, वही आपको भी जानने चाहिए। ठीक है बात, चलें आगे। चलिए, एनिमल सेल जंतु कोशिका, प्लांट सेल, देखते हैं पहला अंतर, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है इसमें। इसी तरह यार जल्दी जल्दी हम लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होती है, होती है, एक में कोशिका भित्ति नहीं होती है, दूसरे में कोशिका भित्ति क्या होती है, होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे जरा देखते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, हरित लवक जिसको बोलते हैं, जिसकी मदद से पौधे भोजन बनाते हैं, हरित लवक इसमें मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। नेक्स्ट जरा देखते हैं, नेक्स्ट जरा देखते हैं, देखिएगा रिक्तिका, वैक्यूल बोलते हैं इसको, रिक्तिका, रिक्तिका वैक्यूल या तो एब्सेंट रहती है या तो नहीं होती है और या तो छोटी होती है, अगर रहती भी है तो छोटी होती है। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट के साथ ये क्या होती है, बड़ी होती है, या तो बड़ी होती है, ठीक है ना, बड़ी होती है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर दोनों में है, दोनों में है मौजूद है तो क्या होती है, अगर इसमें क्या हो जाएगा, या छोटा होगा, इसमें छोटी होती है, उसमें बड़ी होती है, या तो फिर इसमें नहीं होती है पर उसमें मौजूद होती हैं। ठीक है बात, आगे जरा देखते हैं, आगे जरा देखते हैं, सेंट्रोसोम, ये सब नाम आपको इसी तरह से याद रखने पड़ेंगे। सेंट्रोसोम, ठीक है ना, सेंट्रोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होता है और उसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है और इसमें क्या रहता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। तो ये बेसिकली आप 4 एग्जांपल्स इनके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनके 4 एग्जांपल्स, 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ये याद रखने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर मैं बड़ा करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, छोटा ही लेक्चर रखना चाह रहा हूँ ताकि आप सब लोग आराम से देख पाएँ और जल्दी देख पाएँ। ठीक है, अच्छा, जब मैं इसका पादप वाला भी करा लूँगा तब मैं आपके लिए दोनों का कंबाइंड टेस्ट रखूँगा। हालांकि आपको क्विज मिल जाएगा इसका, कमेंट सेक्शन में आपको सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको क्या मिल जाएगा, इसका आपको आराम से मिल जाएगा क्विज देने के लिए, पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगी। तो यार कोशिका से, कोशिका है बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, अभी मैंने आपको कोशिका के प्रकार और पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताया। अभी कोशिका में और क्या बताना है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको किसी लेक्चर में, वहां मैं आपको बताऊंगा पादप कोशिका कोशिका में विभाजन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, और दूसरा बताऊंगा जो पादप कोशिका होती है उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गाल्जी काय, है ना,
इन सब के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से डील करूंगा, किसका क्या क्या कार्य है और वहां से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, इस वजह से उसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मैं आपको यहीं स्टॉप कर रहा हूं। और मैंने पिछली क्लास में भी लोगों से कहा था कि अच्छी चीज़ें सबको कहाँ हजम होती हैं, है ना, अच्छी चीज़ें सबको नहीं हजम हो सकती हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं, आज जो लोग देखेंगे मेरा वीडियो, वो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो नहीं मेरा वीडियो देख रहा है वो गोबर ही खाने का आदी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप बिना देखे अगर किसी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वही गोबर खाने वालों में से हैं, है ना। आप जब तक किसी चीज़ को आप देख नहीं रहे, महसूस नहीं कर रहे, कोई कैसे कह रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि पिछले एक आध दो वीडियो में ऐसे कमेंट आए, फर्जी के कमेंट। अरे पहले तुमने देखा, उस चीज़ को तुमने देखा, क्लास मेरी स्टार्ट नहीं हुई पहले ही कमेंट आ गया सर आप एकदम गड़बड़। अरे अंतर्यामी हो गए हो, पता लग रहा है तुमको, ठीक है। तो अच्छे बच्चे जो हैं, जो लोग जिन्यून हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सम्मान और उन्हीं का वो करता हूं कि चलो भैया तुम ठीक, मेरा वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो वो मैटर नहीं करता है, मैं कहता भी नहीं हूं कि देखो, जिसको लगे कि यहाँ देखना चाहिए वही देखे, लेकिन बिना देखे फालतू के लोग जो आकर के कमेंट करते हैं उसके लिए तो भैया मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपनी भी यार एक मर्यादा होती है ना, कि हमको जो है एक इज्जत के हकदार हम भी होते हैं, समझ रहे हैं। तो बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं भी आप लोग को बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। बहुत अच्छे कमेंट भी बहुत से बच्चे देते हैं और जो साथ में जुड़े हुए हैं, मैं आज एक बार फिर बोल रहा हूं, आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिर आप मैं भी यहीं हूं, आप भी यहीं रहेंगे, फिर हम आपसे उस दिन एक बार ज़रूर बात करेंगे कि हाँ भैया बताइए क्या जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं क्या आपके एग्ज़ाम में आई, या उससे रिलेटेड चीज़ आई या नहीं आई, ठीक है, या मेरे मुंह से वो बात निकली थी और वो एग्ज़ाम में आई है या नहीं आई है ना। तो चलिए यार, आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं और मुलाकात कल करेंगे, है ना। कल देखिए कोई बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, देखते हैं क्या रहता है ना। चलिए तब तक के लिए खा पी लीजिए, और जो जिनके रिश्तेदार वगैरह हों या कोई हो हालचाल लेना हो तो हालचाल ले करके आराम से सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।